We are starting with GST. Highest GST collection in Maharashtra. उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, इन्होंने GST कलेक्ट किया है हाईएस्ट. इन दिस क्वार्टर महाराष्ट्र का हाईएस्ट आया है. लास्ट 4 years से महाराष्ट्र हाईएस्ट नंबर GST पेयर्स है. उसके बाद कर्नाटका सेकंड नंबर पे है, थर्ड तमिलनाडु, हरियाणा फोर्थ, फिफ्थ वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना. तेलंगाना इज ऑन द फिफ्थ. तेलंगाना इज ऑन द सिक्स. ओके, तो जीएसटी यहाँ पे जो सप्लायर्स ऑफ गुड्स है, जो सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना है. जो जीएसटी के टाइप्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है, जहाँ पे जो सप्लायर होता है, जो सप्लाई करता है गुड्स, या आप सर्विस कोई सप्लाई कर रहे हो जो टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, उसका टैक्स आपको 2 पार्ट में करना है. एक सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एक एसजीएसटी दैट इज स्टेट जीएसटी. यानी आप जो जीएसटी फॉरवर्ड करोगे गवर्नमेंट को, वो 9% सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% स्टेट जीएसटी के पास जाएगा. तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, इम्पोज करती है. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 265 के अंदर ये टैक्स इम्पोजिशन किया गया है. अभी जीएसटी के अंदर स्लैब्स क्या हैं? इनकम टैक्स के अंदर भी स्लैब्स होते हैं, वैसे जीएसटी के अंदर भी स्लैब होता है. 5% कौन से प्रोडक्ट्स पे लगता है, 12% जीएसटी कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है या सर्विसेज के ऊपर, 18% एंड 28%. एक वेबसाइट पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, वहां पे आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा कैसे जीएसटी अलग अलग रेट्स दिया गया है. जीएसटी रेट्स का रिवीजन होते रहता है. आप देखेंगे जीएसटी रेट्स इन 2021 दिया है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेट स्लैब एंड रिवीजन. 42nd मीटिंग जो हुआ था जीएसटी काउंसिल का, उसमें उन्होंने आईएसआरओ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसरो, एंटिक्स कॉर्पोरेशन एंड स्पेस इंडिया लिमिटेड को एग्जेम्प्ट कर दिया है. इनको जीएसटी के अंदर नहीं लिया है. जितने भी सैनिटाइजर्स हैं, नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एट 18% जीएसटी रेट. ये 5 अक्टूबर 2020 पे चेंजेस हुए हैं. जो मोबाइल फोन्स आप लेते थे उसमें ओल्ड रेट था 12%, अब उसके ऊपर टैक्स रेट हो गया 18%. यानी पहले हम 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी पे करते थे एमआरपी में, और यहाँ पे 18% है. अभी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी मोबाइल फोन्स पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे कि आपको जीएसटी के बिल में आपको 18% टैक्स पे करनी पड़ेगी. So power to levy the tax, power to change the tax rates is with the central and the state government. गवर्नमेंट कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर चेंजेस कर सकती है. जो फ्रांस है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने जीएसटी लॉन्च किया था. अभी हम लोग वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं. ये जो भी प्रोडक्ट्स है हमने डिस्कस किया है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं. इसके ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट की जाती है, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है. अब अगर जीएसटी की बात करें तो ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है. इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट. GST where burden borne by final consumer.
GST is a destination-based indirect tax, which means the end user is required to pay tax on goods and services they purchase or consume. आपने कोई प्रोडक्ट लिया या आपने मेडिसिन ली मेडिकल से, तो उसमें आपका GST इंक्लूडेड है. The state that consumes the goods or services collects such tax and not the manufacturer state. To understand the applicability of GST, it is necessary to know if the transaction is an intrastate. That means within the same state or interstate between the different states. सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे सेम स्टेट में ही सप्लाई हो रही है या डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है. अगर डिफरेंट स्टेट में सप्लाई हो रही है तो IGST अप्लाई होगा. सप्लायर विल चार्ज IGST इफ इट इज इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो आपको IGST बिल में डालना है. 18% IGST आएगा. अगर आप एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हो गुड्स, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही सेल कर रहे हो, तो आपको CGST SGST 9% आपको बिल के अंदर चार्ज करना पड़ेगा. तो जो भी आपका गुड्स का सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर आपको 9% CGST और 9% SGST अगर विद इन महाराष्ट्र है. अगर महाराष्ट्र से पंजाब जा रहा है या महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल जा रहा है तो ये इंटरस्टेट हो गया. तो सीधा 18% आपको बिल में इनवॉइस बनाने के वक्त 18% IGST का इनवॉइस में डालना है. What is the full form of CGST? Central Goods and Service Tax. It is charged on the intra-state supply of goods. Intra means महाराष्ट्र के विद इन अगर आप सप्लाई कर रहे हो, महाराष्ट्र में ही सेलर है, महाराष्ट्र में ही बायर है, बिल भी हमने विद इन द स्टेट ही बना और हमने सप्लाई भी विद इन स्टेट की. इस केस में आपको CGST तो रहेगा ही 9%, SGST भी इसके साथ में रहेगा 9%. आधा आधा शेयर करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट आधा टैक्स कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट आधा टैक्स कलेक्ट करेगी. What is SGST full form? State Goods and Service Tax. It is an indirect tax levied on intra-state supply of goods and services by state government. महाराष्ट्र के विद इन अगर आप सेलिंग कर रहे हो, बायर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, आपने बिल बनाया, उसमें CGST आधा और SGST आधा 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 डिवाइड किया. अगर 28% के रेट में आता है, AC का आप सप्लाई कर रहे हो, एयर कंडीशनर, तो 28%, 14% CGST, 14% SGST. तो बिल में आपको CGST SGST दोनों आएगा. What is the full form of IGST? IGST का मतलब Integrated Goods and Service Tax. The supply of goods and services in both cases of import and export from India. अगर आप import कर रहे हो तो उस केस में भी IGST आएगा. एक्सपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो भी IGST आएगा. दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, सपोज हमने वेस्ट बंगाल से परचेज किया, हम लोग महाराष्ट्र में हैं, मैंने वेस्ट बंगाल से परचेज किया या फिर पंजाब से परचेज किया, तो उसके वजह से क्या होगा, मुझे टैक्स IGST पे करना पड़ेगा. In IGST, the exports are zero taxed, zero rated, and the tax is shared between the central and state government. Advantages of GST: it is a one nation, one tax. Removal of bundled of indirect taxes. आपको पता है बहुत सारे taxes निकल चुके हैं. VAT निकल गया, CST सेंट्रल सेल्स टैक्स निकल चुका है, सर्विस टैक्स निकल गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनके ऊपर अभी भी है एक्साइज ड्यूटी, लेकिन अभी इस बहुत सारी जगह पे तो एक्साइज ड्यूटी निकल चुकी है. रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन टैक्स. पहले क्या होता था, टैक्सेस डबल लग जाती थी. इंक्रीज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जो स्मॉल
डीलर्स हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम रखी गई है, आगे मैं समझाऊंगी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लोअर, डिमांड इज इंक्रीजिंग विच विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई। जीएसटी की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे, जीडीपी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पहले बहुत सारी टैक्सेस लगती थी, अभी एक ही टैक्स है जीएसटी, सिर्फ आपको प्रोडक्ट कौन सा है उसका एचएसएन कोड और क्या रेट में वो पड़ता है वो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है जीएसटी पोर्टल वहां से आपको देख लेना है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST collected by central government on interstate supply of goods and services. Interstate का मतलब one state to other state. When you are making invoice, जब आप बिल बनाते हो, किसी को गुड्स आपने बेचा तो आप उस टाइम पे बिल बना के उसको देते हो, तो बिल में क्या लिखना है? अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ओके, फ्रॉम वन स्टेट गुड्स आर मूविंग टू अदर स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सर्विस दी जा रही है या गुड्स दिए जा रहे हैं तो हम लोग को IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अगर सेम स्टेट में है तो उसको इंट्रा स्टेट, तो बिल में क्या लिखना है? CGST आधा डाल लेना है 9%, SGST 9%। अगर 18% के स्लैब में आपका आता है प्रोडक्ट तो 9% CGST, 9% SGST। अगर आउटसाइड स्टेट बेच रहे हो तो 18% के इसमें आता है, स्लैब में आता है प्रोडक्ट आपका, तो IGST 18% डायरेक्टली आपके सेल अमाउंट पे लगेगा। So location of supplier and place of supply, if it is in the same state, location of supplier मतलब seller, place of supply means buyer। जो buyer है वो सेम स्टेट में है, सेलर भी सेम स्टेट में है, तो हम लोग को ये CGST SGST डुअल टैक्स लगानी है। अब डुअल टैक्स मतलब 18%, 18% नहीं, 18% का आधा करना है, 9 और 9 आपको पे करना है। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज डिफरेंट, महाराष्ट्र, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज पंजाब। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब सेलर इज इन महाराष्ट्र एंड बायर इज इन पंजाब, तो डिफरेंट स्टेट हो गया। जब डिफरेंट स्टेट हो जाता है तो हम लोग को बिल कैसे बनाना है? बिल में IGST डालना है, जो सेल अमाउंट है आपका उसमें IGST ऐड करना है 18%। अभी एक नेटवर्क है जो इन्फोसिस ने पूरा IT का सिस्टम GST का बना के दिया है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने इस पोर्टल को बनाया, और IT सिस्टम, इस IT सिस्टम को मदर डेटाबेस बोलते हैं, क्योंकि सब चीजें इसके अंदर GST की कवर होती है। जितने भी GST के पोर्टल पे जाते हैं ना लोग, वो GST पोर्टल किसने बनाया? इन्फोसिस ने बनाया। और GST नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, and government is going to use this portal to track every financial transaction and provide taxpayers with all services from registration to filing of taxes and to maintain all the tax details। तो ये पूरा ऑनलाइन स्टोरेज है, जो भी आप GST फाइलिंग कर रहे हो, जो भी पुरानी भी GST फाइलिंग है वो सब इसमें, वो डेटाबेस में पूरा पड़ा हुआ है, सब चीजें IT सिस्टम में। GSTN नेटवर्क है, इट इज द बैकबोन ऑफ कॉमन पोर्टल। टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट ये दोनों यहाँ पे देखते हैं, गवर्नमेंट चेक करती है किसने क्या भरा, फॉर्म फॉर्म कौन सा भरा, इनवॉइसेस कौन से उन्होंने अपलोड किए हैं, रिटर्न फाइलिंग किसकी हुई है, किसको रिफंड देना है, किससे पेमेंट लेनी है। $3 billion इनवॉइसेस पर मंथ, इतने सारे बिल्स का सपोर्ट करना, ऑनलाइन डेटाबेस को बराबर रखना, वो सब इन्फोसिस ने देखा। तो GST नेटवर्क पूरा बना है, इसमें हर एक
पर्सन की इंफॉर्मेशन रहेगी। जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी टैक्स फाइलिंग कर रहा है, रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, वो सब जीएसटीएन के अंदर आ जाएगा। तो इंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। जीएसटीएन का जो नंबर है GSTIN, इसमें स्टेट कोड आता है। जैसे वेस्ट बंगाल है तो उसका स्टेट कोड है 19, महाराष्ट्र का अलग है, तो स्टेट कोड पहले 2 डिजिट में आएगा और उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर आएगा AOEPM3158F, जो पैन कार्ड नंबर है। 1 एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, यानी बिजनेस एंटिटी नंबर होता है, मतलब कौन से नेचर ऑफ बिजनेस है आपका, वो भी एक होता है। फिर कोई भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक वो जनरेट होता है आपका अल्फाबेट और चेक सम डिजिट 5, मतलब ये ऑटोमेटिक आपको ये GSTIN नंबर मिल जाएगा आप जब जीएसटी के लिए रजिस्टर करोगे। जीएसटी नंबर जो होता है ना, वही मैंने आपको ये बताया, ये जीएसटी जो भी रजिस्टर करेगा उसको ये नंबर मिलेगा, GSTIN नंबर। अब सप्लाई के लिए उन्होंने सेक्शन 7(1) के अंदर CGST 2017 का एक्ट है, उसके अंदर उसने सप्लाई के अलग अलग फॉर्म्स बताए। सप्लाई मतलब अगर मैंने सेल किया है तो वो सप्लाई है, ट्रांसफर किया है तो वो भी सप्लाई है। बार्टर, बार्टर में यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स, या कोई एक्सचेंज हुआ है तो वो भी सप्लाई के अंदर आएगा। लाइसेंस, आपने किसी को लाइसेंस यूज करने के लिए दिया, या तो ये जो है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर लिखा जाता है। ये सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका लाइसेंस, या फिर रेंटल्स यानी किसी से आपने रेंट लिया या कुछ चीजें लीज पे दी है तो वो उसके ऊपर जीएसटी आपको इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेवी हो जाता है। Disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। furtherance of business का मतलब आपको आगे अपना बिजनेस और एक्सपांड करना है। जब अपना बिजनेस आप पूरा एक्सपांड करते हो, उसके वजह से अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो कि मुझे ये बिजनेस में कुछ आइडियाज चाहिए और उस बिजनेस को आगे मुझे बढ़ाना है, किसी सीए से मैंने कुछ हेल्प लिया और उसको मैंने कंसिडरेशन दिया कि मुझे अभी बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो मुझे सजेशन दो, तो वो पर्सन सीए जो है आपको सजेशन देगा एंड ही विल चार्ज यू कमीशन। तो वो भी जीएसटी के अंदर आ जाता है। किसी से कंसल्टेंसी लेना अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमने कोई कंसल्टेंसी ली है। उसके बाद जीएसटी का कॉम्पोजिशन स्कीम है। अब जैसे कोई रेस्टोरेंट है, नॉन एल्कोहलिक रेस्टोरेंट, जो अल्कोहल नहीं देते, ऐसी रेस्टोरेंट को ऐसे रेस्टोरेंट को हमें कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो लोग आ सकते हैं, पर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। दूसरी बात मैंने रेस्टोरेंट की बताई, रेस्टोरेंट वाले जो नॉन एल्कोहलिक या लिक्वर नहीं प्रोवाइड करते हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। मतलब छोटे डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, यहाँ से लेके सामान दूसरी जगह पे जो सेल करते हैं। ट्रेडर मतलब इज बाइंग फ्रॉम वन साइड एंड सेलिंग टू अनदर सेलर, अनदर बायर। सो बिजनेस में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है। ऑल दो स्मॉल बिजनेस हाउसेस, they are dealing in restaurant, they are dealing in trading, they are dealing in manufacturing of any product, and their turnover is less than 1.5 crore, and any other service provider,
हु इज हैविंग लेस देन 1.5 करोड़ सर्विसेज। जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो 1.5 करोड़ एक साल में ऊपर नहीं जाता है। आपका सेल्स 1.5 करोड़ से कभी भी ऊपर नहीं जाता है एक साल में, तो आपको जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आप आ सकते हो, यानी इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी इसमें ये फायदा है, क्वार्टरली, एक क्वार्टर खत्म हुआ, फाइलिंग करो 18 तारीख को। एक क्वार्टर मतलब 3 महीना खत्म हुआ, 3 महीने का जो जो सेल्स हुआ वो लिख लो, और 3 महीने का और फिर साथ में वो सब करना है, और 3 महीने का साथ में फाइलिंग करना है, मतलब 18th ऑफ वन क्वार्टर एंडिंग, 18th फॉलोइंग मंथ ऑफ क्वार्टर एंडिंग, 18th को आपको टैक्स फाइलिंग करनी है। फिर 3 महीने हो जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 4th मंथ जो आएगा उसमें 18 तारीख को भरनी है टैक्स फाइलिंग। मतलब 4 बार भरेंगे, 4 क्वार्टर होते हैं 3 3 महीने के, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, 4 क्वार्टर का 4 बार फाइलिंग होएगा। और एक एनुअल फाइलिंग होती है, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम में खाली 5 बार उसको जीएसटी पोर्टल पे जाके अपनी परचेज सेल की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और उसको लेकिन आईटीसी का बेनिफिट, यानी कि जो उसने टैक्स पे की है परचेज के टाइम पे, परचेज के टाइम पे हम टैक्स पे करते हैं, सेल के टाइम पे हम उससे कलेक्ट करते हैं जीएसटी, तो सेल की जीएसटी आपको वहां पे डालनी है। परचेज की डिटेल्स आप डालोगे कि मैंने इतनी टैक्स भरी है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम में, यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस नहीं होएगी जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करते हो। मतलब आप दिखाते हो कि मैं बहुत स्मॉल डीलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, या मैं ट्रेडर हूँ, या फिर मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ, जो स्मॉल रेस्टोरेंट है, हम अल्कोहल नहीं देते हैं, तो आप आपको पूछेंगे आपका टर्नओवर कितना है, आपका सेल्स कितना है, आप तुरंत बोलोगे मेरा सेल्स 1.5 करोड़ के कम है, तो आपको फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में डाल देंगे। फिर आप बोलोगे मैंने परचेज पे टैक्स भरा है, वो एडजस्ट करो मेरे सेल्स के टैक्स में से, तो नहीं होता है वो। दूसरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड स्टेट्स की 75 लाख रखी है, इनको थोड़ी लिमिट कम है। मतलब वहां के जो मैन्युफैक्चरर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको जो है 75 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, उनका टर्नओवर 75 लाख जब क्रॉस होगा तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख की, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी मैं बताऊंगी आपको, आपके इसमें बुक में भी अवेलेबल है, जीएसटी का जो बुक है ना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्पेशल स्टेट्स है उन लोगों को 75 लाख की लिमिट रखी गई है। मतलब अगर वहां का कोई मैन्युफैक्चरर है, जैसे त्रिपुरा का कोई मैन्युफैक्चरर है, तो त्रिपुरा के मैन्युफैक्चरर को कॉम्पोजिशन स्कीम में आने के लिए 75 लाख से उसका ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसका टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर। उसके बाद उत्तराखंड में कोई है, उत्तराखंड का कोई मैन्युफैक्चरर है जिसको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना है, उसका 75 लाख के ऊपर सेल्स टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। सो देयर इज अ लिमिट, क्या नहीं होना चाहिए ये बताया है, ठीक है। 75 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए उसका सेल्स टर्नओवर एक साल का। टर्नओवर कभी भी एक साल का देखा जाता है, क्वार्टर का नहीं। बाकी फाइलिंग इनको क्वार्टरली करनी है, मतलब जीएसटी पोर्टल 3 महीने के बाद खोलेगा, अपनी परचेज सेल की डिटेल्स डालेगा, और जो भी सेल्स के ऊपर टैक्स है वो भर देगा। सामने वाले से उतनी टैक्स लेनी भी है और वो भरनी भी है। सो while making the invoice they have to write
CGST, SGST, and they have to collect the GST, CGST, SGST, and they have to forward it to the government. अभी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए. जैसे कोई ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो उसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही वो जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं. तो जितने भी पार्लर वाले हैं, ब्यूटिशियंस है, जो हेयर कटिंग सैलून्स करते हैं, उनका वो सर्विस प्रोवाइडर है. वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं आपको, वो आपको ब्यूटीफुल बना रहे हैं. तो वो 50 लाख से उनका टर्नओवर बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के हो या हमारे जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टेट्स है उसमें हो. कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, उसको 50 लाख से ज्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए. अगर वो 50 लाख के ऊपर है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते. तो आप ये याद रखिए. Who cannot avail the composition scheme? अभी हमने देखा who can opt for the composition scheme. मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाला और सर्विस प्रोवाइडर कोई भी वो ऑप्ट कर सकता है. फिर लिमिट्स बताया मैंने, लिमिट्स बताया 1.5 फॉर 1.5 CR फॉर नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स एंड 75 lakhs फॉर मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स के 50 लाख के 75 लाख के लिमिट लगी हुई है उनको. अभी ध्यान से देखोगे तो हु कैन नॉट खाली आ गया है. पहले क्या था, हु कैन ऑप्ट, अभी हु कैन नॉट अवेल द कंपोजिशन स्कीम. जो आइसक्रीम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, पान मसाला, टोबैको, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. इनको मंथली रिटर्न फाइलिंग करनी है, ये क्वार्टरली में नहीं आएंगे. और इनको आईटीसी का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी जो इन्होंने परचेज के टाइम पे टैक्स भरी है वो टैक्स इनको एडजस्ट होके मिलेगी. जब ये सेल्स टैक्स फॉरवर्ड करेंगे गवर्नमेंट को, तो ये अपना जो परचेज का टैक्स है उसमें से एडजस्ट करके ही पे करेंगे. बिजनेस मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई. अगर आप किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, यानी आप स्टेट टू स्टेट सप्लाई करते हो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो. यानी खाली सीजीएसटी, एसजीएसटी भरने वाले लोगों को ही, मतलब इंट्रा स्टेट है, अगर इंट्रा स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स सर्विसेज, तो आप इसके अंदर आ सकते हो. कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो लोग ही आ सकते हैं जो विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं. अगर आप आउटसाइड स्टेट सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हो. बिजनेस रजिस्टर्ड एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरआई, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अगर आप कोई एनआरआई हो और आप बिजनेस कर रहे हो और कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए पूछ रहे हो, तो आपको सीधा मना कर देंगे. आपको मना कर देंगे मतलब आपको रिटर्न फाइलिंग हर महीने करनी है, आपको क्वार्टरली नहीं करनी है. बिजनेस सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स. अगर आपका अमेजोन पे सेलिंग करते हो, आप फ्लिपकार्ट पे आपका प्रोडक्ट ब्रांड आप सेल करते हो अपना, तो ई कॉमर्स वालों को तो सबसे पहले ना किया जाता है. जो भी ई कॉमर्स पे सेल करता है अपने गुड्स, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आएगा. उनको रेगुलर प्लान के अंदर, रेगुलर जीएसटी प्लान के अंदर पे करना है जीएसटी मंथली. तो हमने आज पढ़ा हु कैन ऑप्ट और लिमिट्स पढ़े. 1.5, 75 मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बताया, ये कल मैं पूछूंगी. सर्विस प्रोवाइडर्स जो 50 लाख के ऊपर जा रहा है जिनका टर्नओवर, वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं. कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम. अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड, टैक्स एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हो जैसे वेजिटेबल्स, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आओगे. cannot claim credit for taxes paid on purchases. आपको परचेज का टैक्स एडजस्ट नहीं करना पड़ता है. जब आप सेल्स का आउटपुट टैक्स आप पे करते हो जब, तो इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं होती है. जो भी आपने परचेज के ऊपर टैक्स पे की है, जब आप सेल करोगे प्रोडक्ट,
तो उस सेल्स टैक्स में से इनपुट टैक्स को डिडक्ट नहीं किया जाता है। नॉर्मल जीएसटी रेट टू अप्लाई फॉर ट्रांजेक्शन्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सेलर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और वो आपको सप्लाई कर रहा है, जो बायर है वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो उसको खुद इनवॉइस बनाना चाहिए और खुद जीएसटी को गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना चाहिए। जब भी सेलर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है तो हमें खुद बायर को खुद जीएसटी भरनी है जीएसटी पोर्टल पे। ये क्यों बनाया जीएसटी वालों ने? मतलब देखो क्या होता है, सेलर तो इनवॉइस बनाएगा नहीं, ना ही जीएसटी भरेगा, क्योंकि वो जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो बायर के कंधे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गवर्नमेंट ने कि अगर आपने कहीं से भी कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको बायर को इनवॉइस बना के डाल देना है कि मैंने ये जीएसटी सामने वाले को पे किया और ये जीएसटी फॉरवर्ड करनी है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बायर जीएसटी पे कर रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, सेलर नहीं पे कर रहा है क्योंकि सेलर रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में। आगे ये बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। When seller is not a registered person and is selling goods to a registered person, in that case the registered person will form the invoice and he will forward the GST to the government. जब भी आप नोटिस बनाओगे, सॉरी इनवॉइस बनाओगे, तभी ऊपर लिखना है भाई मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का नोटिस या इनवॉइस है। कंडीशन दूसरी है, can provide services to an extent of 10% of turnover or 5 lakh, whichever is higher, if you are a manufacturer or trader. आप 10% टर्नओवर का दे सकते हो सर्विसेज अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और सर्विसेज भी दे रहे हो। मैं एक बात बता दूं, अभी जब एसी सेल करते हैं तो एसी का 1 साल का समझो, हमने बोला सामने वाले को हम सर्विसिंग फ्री देते हैं। अब हम लोग से एसी लो, ब्लू स्टार का एसी ले लो, परचेस करो, 1 साल तक मेरा जो डीलर है उसने क्या बोला, 1 साल तक सर्विसिंग फ्री, कुछ भी खराब हुआ तो हम आपको बना के देंगे। तो मैन्युफैक्चरर सर्विसेज भी दे रहा है, तो 10% ऑफ टर्नओवर वहां से कुछ सर्विसेज हो रही हैं। अब अगर ये फ्री नहीं होती सर्विसेज, वो लोग चार्ज करते हैं अगर, तो 10% ऑफ टर्नओवर ही होनी चाहिए या फिर 5 लाख, दोनों में से जो हायर है तो फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सर्विसेज भी साथ में देते हैं, इवन ट्रेडर्स भी। अगर आपका सेम पैन नंबर से अलग अलग प्रोडक्ट्स का आपने under the same PAN must opt for this scheme. All business verticals registered under the same PAN must opt for this scheme or otherwise should opt out entirely. या तो आप सारे वर्टिकल्स एक ही पैन में रखते हो, जैसे 2 बिजनेस है आपके, एक है शू मेकिंग का और दूसरा है कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, तो दोनों बिजनेस का एक ही पैन कार्ड के अंदर है रजिस्टर्ड, तो आप फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। दोनों का मिला के टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में 1.5 करोड़ से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों को मिला के। या फिर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर आप रेगुलर प्लान में आ जाओगे, आपको मंथली फाइलिंग करनी पड़ेगी।